हमारे पास जो दूसरी जो हेडिंग है वो है टाइटर फैक्टर। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है टाइट्रेशन रेडॉक्स टाइट्रेशंस का। तो टाइटर फैक्टर के अंदर क्या होता है, आपको एक बैलेंस इक्वेशन दी हुई होगी या चाहिए होगी आपको। सपोज करो आप ले लेते हो एस्पिरिन, और आप एस्पिरिन, आपको पता है इसके अंदर एसिड्स होते हैं, ठीक है, का एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। आप इसके अंदर, और आपका इसके पास जो है वो भी ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप भी होता है। तो आप इसमें डालते हो बेस स्टैंडर्ड करके उसको, और फिर टाइट्रेशन करते हो। अब इसके पास दो ग्रुप्स हैं, दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एसिटाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। वो दो ग्रुप्स के साथ जो हमारा स्टैंडर्ड है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो आपको दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। फिर जब ये क्या होगा, टाइट्रेशन होगी, तो आपके पास दो सॉल्ट्स बनेंगी, एक सोडियम एसीटेट बन जाएगी, एक सॉल्ट बन जाएगी, और एक दूसरी सॉल्ट बन जाएगी, और बाय प्रोडक्ट में आपके पास वाटर आ जाएगा, सो ऑन। अब टाइटर फैक्टर सर कहते हैं कि इस टाइट्रेशन का निकालो। टाइटर फैक्टर कैसे निकालोगे, तो आपको बैलेंस इक्वेशन चाहिए उस काम के लिए। सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन आने के बाद फिर आपको जो टाइटर फैक्टर का फॉर्मूला है वो लिखना है। टाइटर फैक्टर का फॉर्मूला होता है सैंपल या एनालाइट। इस केस में वो हमारे पास क्या है, एस्पिरिन। सैंपल या एनालाइट की आपको चाहिए मास, ग्राम्स में। सैंपल या एनालाइट का मास चाहिए इन ग्राम्स। और फिर आपका जो टाइट्रेंट है टी वाला, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका आपको चाहिए वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में चाहिए आपको, ml में। अब ये कैसे पता चलेगा बैलेंस इक्वेशन से, तो जरा देखो बैलेंस इक्वेशन को। 1 मोल एस्पिरिन का 2 मोल्स एनालाइट से, टाइट्रेंट से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो आप यहां बड़े खूबसूरती से लिखोगे इसको कि 1 मोल एस्पिरिन मींस इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है, वो 180.2 होता है, याद कर लो। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्या, मास 1 मोल का, बैलेंस इक्वेशन से, सिंपल। फिर आपने टाइट्रेंट का वॉल्यूम। अब 2 मोल्स का क्या मतलब है, यानी कि हाँ, कैसे पता चला ये 2 मोल्स का मतलब है कि जब ये आपका सॉल्यूशन बनेगा तो वो 2 मोलर बनेगा, ठीक है। जब आप इसको डिजोल्व करोगे 1 लीटर में 2 मोलर बनेगा। तो 1 मोलर जब बनेगा तो वो एक्चुअली डिजोल्व होगा किसमें, 2000 ml में। तो ये आपका 2000 आ चुका है इस तरीके से। फिर इसके बाद आपने ये चीज़ें फॉर्मूले में पुट कर देनी है। सैंपल का मास आ गया 180.2, इसको डिवाइड कर दिया आपने टाइट्रेंट के वॉल्यूम से, और वॉल्यूम अभी मैंने बताया किस तरीके से आया है, बाय डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। तो वो आ गया 2000। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो यहाँ 1000 आ जाता। इस तरीके से कर लो, चलो याद इसको। 2 लिखा होता तो 2, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा वो टाइट्रेशन फैक्टर होगा, टाइटर फैक्टर होगा। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम एक और चीज़ ये कर सकते हैं। अगर सर आपको बोलें कि अगर आपका वॉल्यूम टाइट्रेंट का इन रियलिटी इस्तेमाल हुआ है, सपोज करो 20 ml, यानी एंड पॉइंट आया NaOH का 20 ml डालकर, तो आप अपने टाइट्रेशन फैक्टर जो आया है उससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पता क्या आएगा, आपके एनालाइट का मास आ जाएगा कि इन रियलिटी एनालाइट का मास कितना है आपके पास जब आप स्टार्ट कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंस होती है टाइटर फैक्टर की, कोई मसला। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रिडॉक्स। अब हमारे पास आती है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन की थ्योरी है हमारे पास, और इस थ्योरी के अंदर हमारे पास हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर की थ्योरी है। हमारे पास 3 किस्म के इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1 जो इंडिकेटर है हमारे पास वो है सेल्फ इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर जो हमारे पास है वो है इंटरनल, और एक है हमारे पास एक्सटर्नल, ठीक है। तो सेल्फ इंडिकेटर जो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनका सबसे पहले प्रोसीजर समझ लो कि कब कब इस्तेमाल होते हैं। जब आपके पास एक एक्सटर्नल इंडिकेटर होगा तो जो बात गौरतलब है वो ये कि जब आप टाइट्रेशन कर रहे होगे, उस एक्सटर्नल इंडिकेटर को आप अपने टाइट्रेशन के सॉल्यूशन में नहीं डालोगे, बल्कि वो एक्सटर्नली कहीं पर पड़ा होगा। अब वो कोई फिल्टर पेपर भी हो सकता है, वो कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो साइड में पड़ा हुआ होगा। और आप वक्तन फवक्तन वॉल्यूम डाल के थोड़ा थोड़ा अपने टाइट्रेंट का एनालाइट में उस रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर उसको एक्सटर्नली अपने इंडिकेटर में क्या करोगे, मिक्स, और फिर कलर चेंज देखोगे उसका बाहर। ये होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो आएगी डाई एजोटाइजेशन टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्च म्यूसिलेज और आयोडीन का
फिल्टर पेपर इस्तेमाल होता है। स्टार्च ग्लाइकोलेट का भी हमारे पास क्या होता है, फिल्टर पेपर, वो भी इस्तेमाल होता है हमारा एक्सटर्नल टाइट्रेशन, एक्सटर्नल इंडिकेटर के तौर पे। सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है कि जब आपको इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं होती, आपके जो टाइट्रेंट होता है वो खुद ही कलर्ड होता है अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और अपनी रिड्यूस फॉर्म के अंदर वो कलरलेस हो जाता है। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडिकेटर होता है। और फिर इंटरनल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप पोटेंशियल्स, रेडॉक्स पोटेंशियल्स को देखकर आप इस्तेमाल करते हो। इससे पहले कि हम इंटरनल की डीप डेप्थ में जाएं, सेल्फ की कुछ इक्वेशंस कर लेते हैं, उनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम एक्सटर्नल की कुछ इक्वेशंस और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल्फ, जो सबसे मेजर आपके पास जो सेल्फ इंडिकेटर है वो है पोटेशियम पर मैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके ट्रांजिशन मेटल की होती है +7। ये होता है हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म। ऑक्सीडाइज फॉर्म इसकी कैसी होती है, पर्पल। ब्यूरेट में इसको डाल दिया आपने स्टैंडर्डाइज करके। फिर जब ये रिएक्शन करता है, टाइट्रेशन परफॉर्म करता है, तो ये Mn +7 से हो जाता है +2, यानी कि ये रिड्यूस हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, +7 से +2 तो ये रिड्यूस हो चुका है। पहले ये 7 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसको कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया ना। ये रिडक्शन करने के बाद ये कलरलेस हो जाता है, कलरलेस या बहुत ही लाइट पिंक, बहुत लाइट पिंक। तो ये हमारे पास जो है एक सेल्फ इंडिकेटर है। दूसरा हमारे पास जो है इंडिकेटर वो है सेल्फ इंडिकेटर, वो है आयोडीन। आयोडीन न्यूट्रल होता है, और जब ये न्यूट्रल होता है, इसको जब हम सोल्यूबलाइज करते हैं तो ये जो कलर देता है वो होता है इंतहाई डार्क ब्राउन। और जब इसकी टाइट्रेशन होती है किसी भी एनालाइट के साथ, तो फिर ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी कलरलेस। और ये हमारे पास एक आदत क्या होता है, आयन, ठीक है। वैलेंस कलर 2 आ जाएगा बहरहाल। अच्छा, फिर इसके बाद, अच्छा हाँ, इस आयोडोमेट्री के अंदर बता दूंगा। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं कौन से इंडिकेटर्स। अच्छा, एक और इंडिकेटर है हमारे पास, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, अच्छा 2 आयन्स होते हैं हमारे पास, एक होता है क्रोमेट CrO4 और एक होता है Cr2O7। तो ये Cr2O7 है, ये है सेल्फ इंडिकेटर डाइक्रोमेट। Cr2O7 जो है इसमें चार्ज -2 होता है, और क्रोमियम की इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +6। ये इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑरेंज कलर की होती है, और जब इसकी एनालाइट के साथ जब इसका रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो ये खुद जो है रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद ये क्या बन जाता है, क्रोमियम +3। ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो रही है, जो Mn के साथ, जो ऊपर Mn के साथ हुआ था, यहाँ पर +7 से +2 हो रहा था, ये +6 से +3 हो रहा है, अगेन रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस फॉर्म होती है इसकी, वो क्या होती है, कलरलेस। तो जिस तरह मैंने बोला, सेल्फ इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स हमेशा अपनी रिड्यूस फॉर्म में कलरलेस हो जाती हैं। ये एग्जांपल्स थी हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल इंडिकेटर की एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, वो है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड जो होता है ये एक्सटर्नल इंडिकेटर है, यानी कि बराबर में पड़ा हुआ होगा। अब हम कोई भी एनालाइट का रिएक्शन कराते हैं, सपोज करो हम Fe+2, हम Fe+2 को रिएक्ट कराते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, और वो कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में, राइट। कंप्लीट कराने के बाद टाइट्रेशन हमारे सैंपल में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होगा, Fe+3। और जब ये रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा होगा, दरमियान में होगा, तो हमारे पास Fe+2 मौजूद होगा। अब एक्सटर्नल इंडिकेटर जो कि बराबर में हमारे पास एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, किसका, पोटेशियम फेरीसाइनाइड का, वो बराबर में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पोटेशियम फेरीसाइनाइड की खास बात ये होती है कि जब आप इसमें Fe+2 की अमाउंट डालते हो, यानी कि मैंने बताया ना सॉल्यूशन टाइट्रेशन का मौजूद है, रिएक्शन हो रहा है, रेगुलर इंटरवल्स पे आप क्या करते हो, इसमें से रिएक्शन मिक्सचर निकाल के थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज क्या करते हो, आप एक्सटर्नल इंडिकेटर में चेक करते हो। तो अब कलर चेंज देखना पोटेशियम फेरीसाइनाइड का, एक्सटर्नल इंडिकेटर का, दोनों केसेस पे। Fe+2 डालोगे तो क्या कलर आएगा, Fe+3 डालोगे तो क्या कलर आएगा। तो याद रखना, Fe+2 डालने पर पोटेशियम फेरीसाइनाइड पे इसका कलर आता है ब्लू, और जब आप Fe+3 डालते हो पोटेशियम फेरीसाइनाइड में तो इसका कलर आता है लाइट ब्राउन। तो एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा आपको इस इंडिकेटर से, जब आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा, लाइट ब्राउन। कोई मसला। तो ये था हमारा थ्योरी किसकी, एक्सटर्नल इंडिकेटर की। अब आते हैं इंटरनल इंडिकेटर। ये इंटरनल इंडिकेटर, अच्छा एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ती है,
एक्सटर्नल इंडिकेटर की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपका जो रिएक्टेंट होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, जो एनालाइट या आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो रिएक्ट कर रहा हो आपके उसके इंडिकेटर से और रिएक्ट कर रहा हो इरिवर्सिबली। तो ऐसे में हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम इंडिकेटर को बाहर रखें, कहीं उसके साथ नहीं डाल सकते, ठीक है। या कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा बन रहा हो कि जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो है इंटरफेयर कर रहा हो, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बाहर रखते हैं उसको। या जब आपका जो रिएक्शन जो हो रहा है वो स्लो हो तो हम एक्सटर्नल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं कि भाई तुम पहले कंप्लीट हो जाओ आराम से। तो फिर ये थ्योरी पहले भी आई थी बहरहाल। फिर इसके बाद हमारे पास इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। इंटरनल इंडिकेटर्स जो हैं वो अपने रिडॉक्स पोटेंशियल से पहचाने जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझ में आएगा। हमारे पास एक इंडिकेटर है जो कि इंटरनली तौर पे इस्तेमाल होता है, वो है डायफिनाइलअमाइन। डायफिनाइलअमाइन जब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है तो फिर आपका एक पोटेंशियल जनरेट होता है। रिडॉक्स रिएक्शन की जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है स्पीशीज़ में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है। वो पोटेंशियल मेजरेबल होता है, वोल्टेज होता है उसका कोई ना कोई। तो उस खास रिडॉक्स रिएक्शन करते वक्त आप कोई सा भी रिएक्शन करो, Fe+2 का Fe+3 में कन्वर्ट कर रहे हो या थायो सल्फेट आयंस को आप किसी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की चेंज कर रहे हो, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हो, कोई ना कोई वोल्टेज मिलता है जो कि उस रिएक्शन का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब हमारे पास उस वोल्टेज को इस्तेमाल करते हैं हम। कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी खास वोल्टेज पर किसी और कलर के होते हैं और किसी खास वोल्टेज पर रेंज के बाद किसी और कलर के हो जाते हैं, राइट। तो जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल वो भी चेंज होता है। तो जब वो एंड पॉइंट पे रीच करता है तो आपका जो इंटरनल इंडिकेटर होता है वो उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली अपने कलर चेंज कर रहा होता है। तो उसकी एक एग्जांपल याद कर लो, डायफिनाइलअमाइन। डायफिनाइलअमाइन का अगर आपको जानना हो क्या कि भाई इसकी रेंज क्या है, किस रेंज पर ये अपने कलर चेंज करेगा और कलर कौन सा, तो उसके लिए हम नर्न्स इक्वेशन लगाएंगे। नर्न्स इक्वेशन पहले तो लिख लो ऐसे करके, ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज ऊपर और जो है रिडक्शन स्पीशीज नीचे। एट एंड पॉइंट हमको जानना है इसकी रेंज क्या है। एंड पॉइंट पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर। जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है वो भी बराबर होती है और जो रिड्यूस हो रही है वो भी बिल्कुल इक्वल हो जाती है। तो ये जो है हमारे पास जो चीज़ है कोशेंट लॉग, ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा E0, ठीक है, माइनस और प्लस 0.0529 अपॉन n। अब अगर तो आपके उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 इस्तेमाल, जैसे Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है रिडॉक्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1, तो नीचे 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आप उस रिडॉक्स इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो यहाँ लिखोगे, उसमें से प्लस और माइनस कर दोगे इस फैक्टर को तो आपके पास रेंज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल डायफिनाइलअमाइन की जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। E0 हमारे पास 0.76 है। अगर n कोई इक्वेशन है जिसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर ने दे दिए हैं कि भाई इन्वॉल्व हैं और E0 दे दिया है और सर आपसे पूछने के भाई बताओ क्या कि इसकी रेंज क्या होगी इंटरनल इंडिकेटर की, तो फिर आप कैसे निकालोगे, E ये इसकी रेंज होगी वोल्टेज की, इज इक्वल्स टू E0 क्या दिया हुआ है 0.76, उसमें से प्लस भी करोगे उसमें से माइनस भी करोगे, किस चीज़ को 0.0529 अपॉन कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अब ये करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसकी रेंज कुछ इस तरीके से आएगी 0.73 टिल 0.79, माइनस करके ये वाली वैल्यू लिख दोगे, प्लस करके ये वाली वैल्यू, ये माइनस नहीं है ये टिल है, रेंज है ये, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 0.73 से अगर तो आपके रिडॉक्स इक्वेशन का रिडॉक्स रिएक्शन का पोटेंशियल अगर क्या होता है कम 0.73 से, तो आपका जो डायफिनाइलअमाइन या इंटरनल इंडिकेटर है वो होगा कलरलेस। और जब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी इक्विवेलेंस पॉइंट पर आएगी या बड़ी हो जाएगी 0 पॉइंट आपकी रेंज से 0.79, वो एंड पॉइंट होगा और वो आपका जो है वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला। तो ये जो है इस केस में ये होगा रिड्यूस फॉर्म में और इस केस में ये होगा ऑक्सीडाइज फॉर्म में। वोल्टेज जब अचीव हो जाएगा ये उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा 0.79 से रेंज से, तो ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा वायलेट कलर का। कोई मसला। ये थे हमारे पास सेल्फ इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर और एक्सटर्नल इंडिकेटर और टाइटर फैक्टर।